हम्म आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्रोत पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये कोई आम मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। YouTube चैनल विकल्प्स डार्क डोमेन पर एक वीडियो है जिसका शीर्षक है टैक्सी ड्राइवर हॉरर इंसिडेंट ओडिशा हॉरर स्टोरी। हम आज इसी स्रोत की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ कोई डरावनी कहानी सुनाकर डराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी की मदद करने का एक निस्वार्थ फैसला, एक छोटा सा मानवीय कर्म, एक भयानक दुस्वप्न में बदल सकता है। सही कहा आपने। इसमें सामाजिक टकराव, मनोविज्ञान और गांव की पुरानी मान्यताओं का एक बहुत ही गहरा मिश्रण देखने को मिलता है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारी आम जिंदगी की छोटी छोटी बहस या टकराव एक बहुत बड़ा और खौफनाक रूप ले सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक छोटे से गांव से। स्रोत में जिस कैब ड्राइवर का जिक्र है उनका नाम सुशील है। 2018 के आसपास उनकी माली हालत कुछ खास नहीं थी, तो वो दूसरों की गाड़ियां चलाते थे। स्ट्रगल का समय था। हाँ, फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2020 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लोन लिया और अपनी खुद की गाड़ी खरीदी। अब गांव के वो कच्चे, पतले और खतरनाक रास्ते, जहां से बारिश में निकलना मौत को दावत देना है, सुशील वहां रोज गाड़ी चलाते थे। और इस आर्थिक पहलू को समझना भी बहुत जरूरी है। 2020 का समय वैसे भी दुनिया भर में अनिश्चितता का था। ऐसे में एक ग्रामीण इलाके में लोन लेकर गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव लाता है। बिल्कुल। सुशील कोई नौसिखिया नहीं था, पर लोन चुकाने की चिंता अक्सर ड्राइवरों को अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देती है। खैर, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बात है 2022 की एक रात की। भारी बारिश और तूफान का माहौल था, एकदम अंधेरा। तभी सुशील को अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रहने वाली एक फैमिली से कॉल आता है। मेडिकल इमरजेंसी थी शायद। हाँ, उनके घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तुरंत अस्पताल ले जाना था। सुशील की माँ उसे इस तूफान में बाहर जाने से रोकती हैं, जो कि एक माँ के लिए बहुत स्वाभाविक है। वही तो, लेकिन इंसानियत के नाते सुशील को लगता है कि इस खराब मौसम में उस परिवार को कोई और कैब तो मिलने वाली है नहीं, तो वो निकल पड़ता है। एक छोटे गांव में लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। किसी की मेडिकल इमरजेंसी सुनकर अनसुना करना सामाजिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। सुशील का ये कदम पूरी तरह से सहानुभूति पर आधारित था। पर रास्ते में जो हुआ वो किसी को भी हताश कर दे। घर से मुश्किल से 250 या 300 मीटर पहले सुशील देखता है कि बारिश की वजह से वो कच्चा रास्ता पानी में पूरी तरह बह चुका है। वहां से गाड़ी का आगे जाना नामुमकिन था। नामुमकिन। तो सुशील उस फैमिली को कॉल करके सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मरीज को पैदल ही गाड़ी तक लाना होगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन उधर से कोई समझदारी या एहसानोमंदी नहीं दिखाई जाती। एहसानोमंदी तो दूर की बात है, वो परिवार सुशील पर ही सारा दबाव डाल देता है। ये उस अधिकार जताने वाली मानसिकता को दिखाता है जहां सेवा देने वाले की मजबूरी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। वो लोग धमकी देते हैं कि अगर मरीज को कुछ हुआ तो सारा इल्जाम सुशील पर आएगा। और इस बेवजह के दबाव में आकर सुशील जो करता है वो वाकई हैरान करने वाला है। वो उस भारी बारिश में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। सोचिए, एक इंसान तूफान में भीगते हुए आसपास से भारी पत्थर और मिट्टी लाकर खुद एक अस्थायी रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी टैक्सी उस परिवार तक पहुंच सके। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में। हाँ, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी सारी मेहनत, वो पत्थर, वो मिट्टी, सब पानी में बह जाते हैं। वो फिर से फैमिली को कॉल करके अपनी बेबसी बताता है, पर वो लोग सुशील को ही दोष देते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये स्थिति किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। कोई अपनी जान जोखिम में डालकर मदद करने आया है और सामने वाला उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन एकदम चरम पर होता है। और ये बेवजह का अपमान सुशील के मन में गहरा गुस्सा भर देता है। बिल्कुल। और कहानी का सबसे निराशाजनक मोड़ तब आता है जब वो फैमिली खुद उस मरीज को अपनी पीठ पर उठाकर वहां तक आती है। सुशील को लगता है कि चलो अब तो ये रास्ते की हालत देख लेंगे और समझ जाएंगे, पर वो लोग कुछ नहीं समझते। कुछ भी नहीं। वो लोग सुशील से बात तक नहीं करते। उसकी सारी मेहनत, उसका भीगना, सब नजरअंदाज करके वहां पहुंचे एक दूसरे कैब ड्राइवर की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। यही वो बिंदु है जहां सुशील की मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है। भारी बारिश में भीगने से हुई भयंकर थकावट, ठंड और ऊपर से ये गहरा सामाजिक अपमान। सुशील को बहुत गुस्सा आता है।
थोड़ी कहासुनी भी होती है, पर मरीज की हालत देखकर वो अपना गुस्सा पी जाता है और गाड़ी वापस घर ले आता है। जब इंसान अंदर से इतना हताश और शारीरिक रूप से टूट जाता है तो उसका मानसिक सुरक्षा कवच भी दरकने लगता है। दिमाग गुस्से से उबल रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। सुशील घर लौटकर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह से ही डरावने अनुभवों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसे लगातार सर्दी और बुखार महसूस होने लगता है। शरीर बुरी तरह कांप रहा था। शुरुआत में तो यही लगेगा कि रात भर भीगने की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, सुशील को भी यही लगा। लेकिन यहाँ हमें नोसीबो इफेक्ट को भी समझना होगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट का एकदम उल्टा होता है। जब इंसान के दिमाग में कोई गहरा नकारात्मक विचार या डर बैठ जाता है तो उसका शरीर सच में बीमार पड़ने लगता है। उस परिवार का गुस्सा और इल्जाम कहीं न कहीं सुशील के दिमाग पर हावी हो रहा था। पर असली डर तो रात के अंधेरे में शुरू होता है। रात को सोते वक्त सुशील को अचानक ऐसा महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई और भी सोया है। ये बहुत ही डरावना एहसास है। बहुत ज्यादा। जब वो अपने हाथों से टटोलता है तो उसे साफ तौर पर किसी औरत की मौजूदगी का एहसास होता है। बुखार और डर के मारे वो ना तो अपनी आंखें खोल पा रहा था और ना ही बिस्तर से उठ पा रहा था। क्या इसे विज्ञान के नजरिए से समझाया जा सकता है? हाँ, मनोविज्ञान में इसे स्लीप पैरालिसिस या निद्रा लकवा कहते हैं। इसमें इंसान का दिमाग तो नींद से जाग जाता है लेकिन शरीर हिलडुल नहीं पाता क्योंकि मांसपेशियां अभी भी आराम कर रही होती हैं। ऐसे समय में दिमाग घबराहट में डरावनी आकृतियां गढ़ने लगता है या किसी की मौजूदगी का बहुत ही गहरा एहसास कराता है। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि स्लीप पैरालिसिस अक्सर कभी कभार होता है, लेकिन सुशील के मामले में बुखार और इस अजीब से डर का सिलसिला कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। मतलब बात सिर्फ बिस्तर पर किसी के होने तक नहीं रुकी। नहीं, रात को सोते समय उसे पायल और चूड़ियों की छम-छम आवाजें आने लगीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब ये सब दिन के उजाले में भी होने लगता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे ये घटनाएं अब सिर्फ रात के अंधेरे या नींद तक सीमित नहीं रह गई थीं। ये दिन के उजाले में उसके दिमाग पर कब्जा कर रही थीं। हाँ, जब सुशील दिन के वक्त अपनी बंद टैक्सी में किसी पैसेंजर का इंतजार कर रहा होता था तब भी उसे बिल्कुल साफ साफ वही पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। ऑडिटरी हैलुसिनेशन। जब मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो इंसान की हकीकत को देखने और सुनने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। दिमाग आवाजों का भ्रम पैदा करने लगता है। सोचिए, आसपास दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं, चिलचिलाती धूप है और एक बंद गाड़ी के अंदर औरत की चूड़ियों की आवाज आ रही है। सुनकर ही रूह कांप जाए। बिल्कुल। लेकिन जब डर एक सीमा पार कर जाता है तो भ्रम और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाती है। और ये घटनाक्रम अपने चरम पर तब पहुंचता है जब एक शाम थकावट और डर से परेशान होकर सुशील घर से करीब 400 मीटर दूर रुककर थोड़ी सी ड्रिंक करता है। वो कभी कभार थकान मिटाने के लिए ऐसा करता था। लेकिन उस दिन जब वो गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ बढ़ता है तो महज 100 मीटर दूर ही उसे अपनी ही गाड़ी की बैक सीट से एक औरत की आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। ये खौफ की इंतहा है। कार जैसी एक छोटी और बंद जगह जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, वहां पीछे की खाली सीट से कोई उसका नाम पुकारे, ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सुशील उस आवाज को सुनकर इतनी दहशत में आ जाता है कि गाड़ी वहीं सड़क के किनारे छोड़कर पैदल ही बेतहाशा घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसका शरीर बुखार और डर से तप रहा था। क्या उसने अपनी माँ को ये सब बताया? नहीं, वो अपनी माँ को असली बात नहीं बता पाता। आखिर क्या बताता कि गाड़ी में कोई अदृश्य औरत है या बिस्तर पर कोई उसके साथ सोता है। एक पारंपरिक परिवार में ऐसी बातें बताना बहुत ही अजीब होता है। मैं मानती हूँ कि एक ग्रामीण समाज में एक युवा लड़के का अपनी माँ से ये सब कहना बहुत असहज होता है। उसे डर होता है कि लोग उसे पागल ना समझ लें और यही घुटन उस अदृश्य डर को और ज्यादा हावी होने का मौका देती है। और हावी वो कुछ इस कदर हुई कि रात के अनुभव अब सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहे, वो अमानवीय शारीरिक शोषण में बदल चुके थे। शारीरिक शोषण? हाँ, वो अनजान शक्ति अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी बल्कि सुशील पर शारीरिक रूप से हावी होने लगी थी। वो शक्ति उसके साथ इंटीमेसी की कोशिश करती, उसे इतना दबा देती कि सुशील को लगने लगता कि उसकी सांसें रुक जाएंगी और जान ही चली जाएगी। जब अपना ही शरीर और अपना ही बिस्तर सुरक्षित जगह ना रहे तो ये असहाय स्थिति का सबसे भयानक रूप होता है। जहां इंसान सबसे ज्यादा महसूस करता है, वहीं किसी अनजान शक्ति का हिंसक कब्जा आत्मा को तोड़ देता है। हार कर सुशील ने अपने मामा को पूरी बात बताई। मामा स्थिति की गंभीरता को समझ गए।
उन्होंने सुशील की मां को सिर्फ इतना बताया कि वो उसे अस्पताल ले जा रहे हैं ताकि वो घबराए नहीं, लेकिन असल में वो सुशील को एक तांत्रिक के पास ले गए। गांव देहात में अक्सर ऐसे मामलों में तांत्रिक को ही सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहां जो हुआ उसने डर को 100 गुना बढ़ा दिया। 3-4 दिन तांत्रिक के पास जाने के बाद वो तांत्रिक खुद ही डर कर हाथ खड़े कर देता है। तांत्रिक खुद डर गया? हाँ, तांत्रिक ने बताया कि रात को सोते वक्त किसी अनजान शक्ति ने उसकी बहुत पिटाई की है और उसे उठा उठाकर फेंका है। उसने सारे पैसे वापस कर दिए और इलाज करने से साफ मना कर दिया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो तांत्रिक समाज का एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट होते हैं। और जब वो ही डर कर भाग जाए तो पीड़ित के मन में ये बात पक्की हो जाती है कि अब वो नहीं बचेगा। सुशील को भी यही लगा कि अब मौत तय है, लेकिन उसके मामा ने हार नहीं मानी। मामा समझ गए कि अब किसी छोटी मोटी जगह से काम नहीं चलेगा। वो सुशील को भुवनेश्वर के मशहूर 64 योगिनी मंदिर ले गए। 64 योगिनी मंदिर? भारत में ऐसे बहुत कम मंदिर बचे हैं। तांत्रिक विद्या और गूढ़ मान्यताओं के अनुसार इन मंदिरों को ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और रहस्यमय केंद्र माना जाता है। हाँ, वहां का ऑरा ही अलग होता है। वहां पहुंचने पर मंदिर का एक पुजारी सुशील की हालत देखकर एक विशेषज्ञ को बुलाता है, और यहां सबसे बड़ी हैरानी की बात सामने आती है। क्या? बिना सुशील या उसके मामा के एक भी शब्द कहे उस व्यक्ति ने सुशील के सारे लक्षण बिल्कुल सटीक तरीके से बता दिए। उसने खुद बता दिया कि कैसे रात को बिस्तर पर कोई औरत आती है, पायल की आवाजें आती हैं और कैसे वो शारीरिक रूप से हावी होती है। ये वो पल है जहां विज्ञान की सारी दलीलें खत्म होती नजर आती हैं। जब कोई अजनबी बिना सुने आपके सबसे डरावने राज आपके सामने रख दे तो रहस्यवाद पूरी तरह हावी हो जाता है। उस व्यक्ति के खुलासे ने सुशील के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि सुशील पर किसी अपने ही पड़ोसी या जान पहचान वाले ने आपसी झगड़े के कारण पेशाचीनी छोड़ दी है। पेशाचनी तांत्रिक मान्यताओं में इसे सबसे हिंसक, विनाशकारी और इंसानी ऊर्जा को सोखने वाली शक्ति माना जाता है। और विशेषज्ञ ने बताया कि इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए 3 दिन का एक विशेष और कठिन अनुष्ठान करना होगा। इस खुलासे से ये साफ हो गया कि बारिश वाली रात की वो घटना सिर्फ एक बहस नहीं थी। उस परिवार के आहट अहंकार ने एक बहुत ही काला और जानलेवा रूप ले लिया था। 3 दिन के उस जटिल अनुष्ठान के बाद आखिरकार सुशील पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 2022 के अंत तक उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आती है। राहत की बात है। हाँ, हालांकि उस विशेषज्ञ ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सुशील को पूरा शक है कि ये उसी फैमिली की एक बूढ़ी औरत ने किया था। गांव में कई लोग दबी जुबान में कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू जानती है। इसके बाद सुशील ने अपनी सुरक्षा के लिए उस फैमिली से हमेशा के लिए दूरी बना ली। गांव के समाज में जहां हर रोज आमना सामना होता है, वहां ऐसी दूरी बनाना आसान नहीं होता। लेकिन जब बात अपनी जान और मानसिक शांति की हो तो आत्मरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे भलाई करने का एक इरादा, मौसम की मार, एक छोटा सा सामाजिक टकराव और पुरानी मान्यताएं मिलकर एक खौफनाक घटना में बदल गईं। सुनने वालों के लिए इस पूरी घटना में एक बहुत गहरी सीख छिपी है। हम सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि सच में पेशाचिनी थी, या फिर उस परिवार के गुस्से और तनाव ने सुशील के दिमाग पर इतना असर डाला कि नोसीबो इफेक्ट के तहत उसके दिमाग ने खुद ये खौफनाक सच गढ़ लिया। हाँ, दोनों ही बातें सोचने लायक हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पड़ोसियों और जानने वालों के साथ बेवजह के टकराव से बचना ही समझदारी है। कोई नहीं जानता कि सामने वाले की दुश्मनी या उसका आहत हुआ अहंकार किस हद तक जा सकता है। एकदम सही बात कही आपने। और इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर सोचने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि भूत प्रेत या काला जादू जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, तो क्या इंसानी दिमाग खुद में इतना ताकतवर और खतरनाक हो सकता है कि एक अनसुलझे झगड़े और गहरे डर को सच में तेज बुखार, पायल की आवाजों और बिस्तर पर किसी के होने के रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास में बदल दे? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर हमारा दिमाग डर को इतना वास्तविक बना सकता है, तो ऐसी और कौन सी अनजान ताकतें हैं जो हमारे ही अंदर कहीं गहराई में छिपी हैं और बस जागरूक होने का इंतजार कर रही हैं?